चुनाव आए, फिर आपके साथ जो है कानून और आइन के तहत वो सलूक होगा जिसके आप मुस्तहिक हैं। आपको अपोजिशन को मैं कहना चाहता हूँ आप फंस जाएंगे, अपोजिशन को कहना चाहता हूँ आप पछताएंगे, अपोजिशन को मैं कहना चाहता हूँ कि इन 2 सालों में नैब के केसेस का भी फैसला हो जाना है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं, जिस तरीके से इस वक्त उनके मुकदमात का हालात हैं, मेरा उनको मशवरा ये है कि वो सियासत को छोड़ें और अपने वकीलों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारा करें, क्योंकि जिस किस्म के हालात हैं लगता नहीं कि वो ज़्यादा देर जो है वो जलसों से खिताब कर सकेंगे। बहुत ही मजबूत केसेस हैं उनके खिलाफ जिनके फैसले आने वाले हैं। नाज़रीन, वज़ीर दाखिला शेख रशीद गिरफ्तारियों की खबरें दे रहे हैं, नैब केसेस के फैसलों की टाइम लाइन दे रहे हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी भी शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी का इशारा दे रहे हैं, इन्हें सियासत छोड़कर अपने वकीलों से मशवरा करने का कह रहे हैं। हमजा शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को छोड़कर शरीफ खानदान के तमाम अरकान मुल्क से बाहर बैठे हैं। जो नून लीगी लीडरशिप पाकिस्तान में मौजूद है वो मुकदमात का सामना कर रही है और इसके खिलाफ मजीद मुकदमात भी बनाए जा रहे हैं। आज नैब ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ भी आमदन से ज्यादा असासाजात की इंक्वायरी की मंजूरी दे दी है, लेकिन इसके बावजूद मरियम नवाज शरीफ हालात बदलने की बातें कर रही हैं। आज उन्होंने हालात बदलने की बात की और मियां नवाज शरीफ की वापसी की बात भी हुई। जब मियां साहब और PMLN ये समझेगी कि मियां साहब को वापस आना चाहिए, वो बिल्कुल आएंगे और अपने मुल्क में वापस आएंगे। ये उनका मुल्क है। अब हालात 2017 और 2018 जैसे नहीं है, अब हालात बहुत बदल गए हैं। अभी तो ये सब हुकूमत में है तो इस किस्म की बातें कर भी देते हैं, सुन भी लेते हैं लोग, लेकिन बहुत जल्दी आप हर चीज़ बदलती हुई देखेंगे इंशाअल्लाह। एक जानिब मरियम नवाज हालात बदलने की बात कर रही हैं, दूसरी जानिब मुसलसल अपनी पार्टी के सदर के मौक़िफ़ के खिलाफ बात कर रही हैं। शहबाज शरीफ मफाहमत की बात करते हैं, ये मज़ाहमत की बात करती हैं। शहबाज शरीफ माजी भुलाकर आगे बढ़ने की बात करते हैं। मरियम नवाज कहती हैं हुकूमत से बात नहीं हो सकती। शहबाज शरीफ कौमी हुकूमत बनाने की तजवीज़ देते हैं। ये कहती हैं शहबाज शरीफ ने तो कौमी इत्तफ़ाक़ राय की बात की थी। शहबाज शरीफ मिसाक़ मईशत की राय देते हैं। मरियम नवाज मिसाक़ मईशत को मज़ाक़ मईशत कहते हैं। शरीफ को हर मौका पर डिस्क्रेडिट करने वाली मरियम नवाज ने आज हालात बदलने की बात की है, लेकिन सवाल यह है कि हालात कैसे बेहतर हो रहे हैं। मरियम नवाज को हालात बदलने का इशारा कहां से मिल रहा है और किसने दिया, पूछेंगे सहाफ़ी जनाब इरशाद भट्टी साहब से। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। सर ये कौन से हालात हैं जो मरियम बीबी को तो बदले हुए नजर आ रहे हैं, बाकियों को नजर नहीं आ रहे? आपको नजर आ रहा है कोई हालात बदले हैं सर? अली भाई, इन हालात बदलते और इन अपने इक़्तिदार पसंदों और इस इक़्तिदार पसंद टोले और इस नज़रिया ज़रूरत के तहत पैदा होने वाले लोगों और इन मार्शल्लाओं की पैदावार और इन ठग्गों, इन जीरा ब्लेडों, इन गंड कप्पों, इन जिनके पास कोई मनी ट्रेल नहीं, उन लोगों और जिन्होंने चीट किया, झूठ बोले, धोखे दिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया मोमन बखील हो सकता है, मतलब कंजूस? आपने फरमाया हाँ हो सकता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया मोमन बुज़दिल हो सकता है? आपने फरमाया हाँ हो सकता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि पूछा गया कि मोमन झूठा हो सकता है? आपने फरमाया नहीं, मोमन झूठा नहीं हो सकता। तो ये तो सारे झूठ की पैदावार हैं। इन्होंने कहाँ कहाँ नहीं झूठ बोले। ये ऊपर नवाज शरीफ साहब से मरियम नवाज साहबा और ऊपर सारे ए टू जेड सब झूठे और झूठ मुसलसल बोल रहे हैं। इस झूठ पर रोशनी डालने और इस लायानी बहस से पहले 2 बातें करना चाहता हूँ। यानी हमारे मसाइल ही ये नहीं है। हमारा मसला ये नहीं है कि नवाज शरीफ वापस आए, क्या इधर आके उखाड़ लेंगे अगर वापस आ गया। केसेस हैं, अदालतें कह चुकी हैं कि मुजरम हैं, कन्विक्टेड हैं, भागे हुए हैं, तज़ीक करके गए हैं, झूठ बोल के गए हैं। मरियम नवाज साहबा खुद ज़मानत पे हैं, शहबाज शरीफ साहब खुद ज़मानत पे हैं, जरदारी साहब खुद ज़मानत पे हैं और इमरान साहब के इर्द गिर्द माफियाज ने इकट्ठ ऐसा जोड़ा हुआ है कि एक बंदे पे 10-10 केसेस हैं। स्कैंडल्स की भरमार है। उससे पहले 2 बातें करना चाहता हूँ इस पे रोशनी डालने। एक तो डॉक्टर मोहसिन पाकिस्तान, जिनको मोहसिन पाकिस्तान कहते हुए मुझे खुद आज शर्म आ रही है क्योंकि हम इस काबिल ही नहीं है। डॉक्टर अब्दुल कदीर की तबीयत बहुत ख़राब है, वो सुना है हॉस्पिटल में भी एडमिट हुए थे और अल्लाह ताला उनको सेहत दे। जी बिल्कुल। और नहीं तो मुझ समेत मेरी बुज़दिल कौम, और नहीं तो इतना ही कर दो
कि उनके लिए दिल से दुआ कर दें कि अल्लाह उनको सेहत दे। भारत ने अपने मोहसिन डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद के साथ क्या किया था और हमने अपने मोहसिन के साथ क्या किया, और अब उस मोहसिन की एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में भी पड़ी हुई है कि मुझे जो आखिरी चंद साल रह गए हैं वो तो मेरी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारने दें। और अक्सर वो अपनी बीमारी, अपनी कैदी होने पे और अपनी बातें करते हुए रो पड़ते हैं। तो अल्लाह उनको सेहत दे और प्लीज़ उनको अगर हो सके तो दुआ कर दें और मोहसिन पाकिस्तान ना कहा करें, क्योंकि हम मोहसिन कुश कौम है और हमने मोहसिनों को साथ बड़ा बुरा सलूक किया है। दूसरी बात है, पंजाब आप जहाँ से बोल रहे हैं वहाँ राजू बन गया जेंटलमैन। आज कुछ 40 सफ़ात का एक सप्लीमेंट आया है। इनको कोई हालात बदले हुए नजर आ रहे हैं, जरा ये बता दें कोई हालात बदले हैं? 2017 में शिकंजे कसे हुए थे, क्या शिकंजे ढीले हो गए इनके इर्द गिर्द? अब कह रहे हैं हालात बदल गए। हाँ नहीं, वो एक जुमला सिर्फ कि साईं उस्मान बुज़दार साहब का 40 सफ़ाती आया है, वो आया है। और राजा रंजीत सिंह से पंजाब को कंपेयर किया गया कि जैसे पंजाब राजा रंजीत सिंह था वैसे उस्मान बुज़दार का है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह बेड़ पार करे। और आज बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी थी, इमरान खान साहब तस्वीरों के खिलाफ थे सरकारी खर्चे पर, और इमरान खान साहब इस्लामाबाद में प्रोटोकॉल फोर्स का भी कैबिनेट उनकी इजाज़त दे चुकी है, वो प्रोटोकॉल के भी खिलाफ थे। अब आ जाएं इस तरफ, ये कॉमेडी फिल्म है, मिजाहिया फिल्म है जो चल रही है और घिस गई है। वो पुराने दौर में मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, टेप में कैसेट फंस जाती थी, कैसेट फंसी हुई है इनकी हाउस ऑफ शरीफ की भी, और कैसेट फंस गई है हुकूमत की भी। ना वो गवर्नेंस परफॉर्मेंस पे तवज्जो दे रहे हैं, ना ये जो हैं ये कुछ आगे बढ़ रहे हैं, ये कुछ कर रहे हैं। कोई हालात नहीं बदले हुए, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, जो हुकूमत की गवर्नेंस परफॉर्मेंस का हाल है उसके बाद हो सकता है हालात बदलें। ये सारे गुड कप बैड कप खेल रहे हैं, ये मेरी हमेशा से ये थ्योरी रही है। और इस पे आप देखेंगे शहबाज शरीफ, हमजा साहब एक तरफ है, खेल रहे हैं सर। जी, वो स्क्रिप्ट राइटर हैं, वो डायरेक्टर हैं, वो इस पूरी फिल्म के खालिक हैं। सारी उम्र उन्होंने ये किया, एक हाथ गिरेबान पर, दूसरा हाथ घुटनों पर। एक नवाज शरीफ गुजरांवाला जलसे में, दूसरा नवाज शरीफ एक्सटेंशन, उससे पहले एक्सटेंशन को वोट देकर। एक नवाज शरीफ कुरान पे हलफ लेता हुआ, दूसरा नवाज शरीफ कराची में बोलता हुआ। एक नवाज शरीफ जो शहबाज शरीफ साहब को करता है कि आगे बढ़ें और काम करें, और दूसरा मरियम नवाज साहबा को कि आप आगे। ये सारे हैं, क्योंकि अब हुकूमत के लिए के लिए ये ख़तरा नहीं है, ये हुकूमत के लिए ख़तरा नहीं है। अब है 2023 का इलेक्शन, उसमें नवाज शरीफ साहब ने डाला है, इनको पता चल गया है कि जो हमने स्टैंस ले लिया है, जो हम कर चुके हैं, उसके बाद हमारी क्या वापसी होगी। उसमें ये जब लड़ने का वक्त था लड़ नहीं सके, जब मफामत करने का वक्त था मफामत नहीं कर सके। ज़ुबैर उमर साहब आखिरी बंदे थे जो गुलाब जामुन खा के उठे, और आर्मी चीफ ने जिनको कहा कि आप अपने केसेस जो हैं वो अदालतों में लड़ें और आप अपने सियासी मसले पार्लियामेंट में हल करें। तो उसके बाद से हाथ कोई पकड़ाई नहीं दे रहा, ये सिर्फ वोटर्स पोटर्स को गरमाने के बहाने हैं। बाकी कॉमेडी फिल्म क्यों बन गई है? यानी आपने अभी 2-3 बातें की कि इन्होंने शुरू में कहा, शहबाज शरीफ साहब ने मिसाक जमहूरियत करते हैं, मरियम नवाज साहब ने कहा ये तो मिजाक जमहूरियत है, और उन्होंने कहा, शहबाज शरीफ साहब ने कहा और हमजा शहबाज ने, आओ इदारों को लेकर चलते हैं। नवाज शरीफ मरियम नवाज साहब ने कहा, ये नवाज शरीफ का बयानिया हर किसी के उठाने की, उसके वजन उठाने की बस की बात ही नहीं है। और शहबाज शरीफ बोले हमने सबको लेके चलना है, माजी बुला दें, अगर हमारी हिकमत अमली बेहतर होती है हम इलेक्शन जीत जाते हैं। मतलब धांधली नहीं हुई, हमारी हिकमत अमली गलत थी। और उस पर मरियम नवाज साहबा ने कश्मीर में कहा कि आप मुस्लिम लीग मफामत पसंद नहीं, मज़ाहमत पसंद बन गई है। और शहबाज शरीफ बोले मैं मफामत पर कायम हूँ। मरियम नवाज साहबा कहने लगी मज़ाहमत होगी तो मफामत होगी। और उसके बाद अब क्या अगला टर्न क्या आया कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा है ना मज़ाहमत ना मफाहमत, इलेक्शन 2023। ये ऐसा करेंगे क्यों? इनका नुकसान हो रहा है भट्टी साहब इसमें, इनको ये ऐसा क्यों करेंगे? आपके सामने है, पार्टी तितर बितर हो रही है, इनको मतलब पीडीएम खत्म हो गई है, पीडीएम का जनाजा उठ गया है, पार्टी के अंदर जो है वो वाला वलवला जोश रहा नहीं है। तो फिर ये गुड कॉप बैड कॉप खेल के इनको फायदा तो होगा नहीं। अल्लाह आपका भला करे। आपसे ये सवाल सुन के मुझे आज बड़ा अचंबा सा लगा है, हैरानगी हुई है। आप गहरी नज़र रखते हैं, आप माशाल्लाह फील्ड के आदमी हैं आप। ना इस पे हाँ, मैं आपको बताता हूँ भाईजान, कितनी सीटें थी जब ये परवेज़ मुशर्रफ से डील करके गए थे सऊदी अरब 8-10 सालों के लिए। 17 सीटें थी मेरे ख्याल से टोटल मुस्लिम लीग की। सारे कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब हाउस ऑफ शरीफ ख़त्म,
वापस आए तो पंजाब में पहली मरतबा आके फिर आके शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत बनाई मानिका साहब को तोड़ के, और अगली मरतबा नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए। इस मुल्क में, जिस मुल्क का मैं शहरी हूँ, इस मुल्क में बिलीव मी कोई ख़त्म नहीं हुए। ये सिर्फ रेलिवेंट रहना है। इन्होंने सिर्फ एक ये बताना है उन लोगों को, 80% उन मुस्लिम लीगियों को, कि हमारी बातचीत हो रही है, हम अब काबिल कबूल होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ उन 20% लोगों को नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहबा ने बताना है कि हम डटे हुए हैं, आइन की बालादस्ती, सिविलियन बालादस्ती, वोट को इज्जत दो, और मज़ाहमत और इनकलाब और 73 साल हिस्ट्री बदलना। अंदर से कुछ भी नहीं। अंदर से क्या? इक़्तिदार। इनको पता है अगले 5 साल अगर ये इक़्तिदार से बाहर चले गए, अगर अगले 5 साल इनको इक़्तिदार ना मिला तो फिर ये ख़त्म होने के इनके चांसेस हैं। इसके अब नहीं है। 2023 का आज इलेक्शन इमरान खान करवा ले, आज इलेक्शन इमरान खान साहब करवा ले, फजलुर रहमान साहब की जहाँ सीटें होंगी वो जीतेंगे, जहाँ मुस्लिम लीग नून की होगी वो जीतेंगे, जहाँ तरीके इंसाफ की होगी वो मुझे मुश्किल नज़र आता है इस गवर्नेंस परफॉर्मेंस के साथ तरीके इंसाफ की सीटें जीतते हुए। तो आज इनको लिए ऑक्सीजन है इमरान खान की हुकूमत, इमरान खान की गवर्नेंस परफॉर्मेंस, और इमरान खान साहब के लिए ये तितर बितर कंप्रोमाइज्ड केसों और ढीलों में बंदी अपोजिशन ऑक्सीजन है। तो कोई खत्म नहीं हुआ। ये हमेशा यही गुड कप बैड कप खेलते हैं। एक बिलावल साहब बड़े पुरएतमाद हैं, उनको लगता है वो जीत जाएंगे, बल्कि 2022 में इलेक्शन होंगे 23 की बजाय, और वो जीत भी जाएंगे। वो तो आपको पहले भी मैंने बताया ना, 2 थ्योरियां चल रही हैं। उधर तो बिलावल भी बड़े पुरएतमाद हैं कि कोलिशन गवर्नमेंट में मेरी हुकूमत आ रही है, और उधर मुस्लिम लीग नून वाले और पीडीएम वाले इस चक्कर में हैं कि इमरान खान की जो एक थ्योरी और एक जो बाहर निकल रही है, हो सकता है वो 2022 में इलेक्शन करवा दें, अर्ली इलेक्शन करवा दें, जिसके चांसेस कम हैं क्योंकि इस गवर्नेंस इस परफॉर्मेंस के साथ नहीं हो सकता। माजरत। लेकिन अब मैं फिर आपको कह रहा हूं, फिर एक बात याद रखिएगा, अगर नवाज शरीफ साहब, आप सोचिए, अगर नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा वोटर को खींच के वो अपने पोलिंग बूथ पे ले आते हैं, अपने इस टोपी ड्रामे, ये जो मज़ाहमत और इनकलाब है, तो किसका फ़ायदा है? शहबाज शरीफ साहब का और हमजा साहब का भी। और अगर वो किसी तरह जुगाड़ लगा लेते हैं, दाव लग जाता है, वो पांव पड़ जाते हैं, या जैसे शहबाज शरीफ ने कहा मैं तो इलेक्शन से पहले वज़ीर आज़म बन चुका था, काबीना फाइनल हो चुकी थी, इस तरह का कोई जुगाड़ लग जाता है जिसके अब चांस नहीं लग रहे, तो फिर किसका फ़ायदा होगा? नवाज शरीफ साहब का और उनका मरियम नवाज साहबा का। पर देखिए, एक तरफ नवाज शरीफ साहब ने कहा मैं नहीं मानता, मैं इनकलाब लाऊंगा, दूसरी तरफ मफाहमत कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब, और आखिरकार 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर भाई को लंदन पहुंचा दिया। दोनों बेटे, एक बेटा भी चला गया, उनके बेटे भी चले गए। आपका था सर, जो बिल्कुल एस्टैब्लिश हो गया। मैं इंतहाई मशकूर हूँ आपके कीमती वक्त, चूंकि वक्त कम है, मुझे आपको काटना पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपके कीमती वक्त का। एक वक्फा यहाँ पर लेंगे नाज़रीन। वक्फे के बाद हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेटर कराची होंगे और तहरीक इंसाफ के रहनुमा होंगे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची पर तहरीक इंसाफ को अब क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बात करेंगे, रूबरू बात करेंगे इस वक्फे के बाद। तहरीक इंसाफ ने सिंध में बलदियाती इंतखाबात और गैर सियासी एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करने के लिए सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि सिंध में फौरी तौर पर बलदियाती इंतखाबात कराए जाए। सूबे में बलदियाती सेटअप अगस्त 2020 से खत्म हो चुका है। कानून के मुताबिक 120 रोज में बलदियाती इंतखाबात कराना होते हैं, ताहम 1 साल गुजर चुका है और बलदियाती इंतखाबात नहीं कराए जा रहे। PTI ने दरख्वास्त की है कि अदालत सिंध में फौरी बलदियाती इंतखाबात का हुक्म दे और जब तक इंतखाबात हो नहीं जाते उस वक्त तक गैर जानिबदार एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किया जाए। हुकूमत को ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करने से रोका जाए जो सियासी वाबस्तगी रखता हो। जिस तरह इन्होंने सूबे सिंध के अंदर अपने वजीरों की शक्ल में जो मैनेजर्स लगाए हुए हैं, जो इनकी दौलत को, बल्कि आवाम की दौलत को इनके लिए मैनेज करती है, इसी तरीके से इन्होंने कराची के अंदर भी एक मैनेजर लगा दिया है, जिस मैनेजर का नाम है मुर्तज़ा वहाब, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर की शक्ल के अंदर आजकल KMC के हेड ऑफिस में आके बैठा हुआ है और आवाम की दौलत को मैनेज कर रहा है। तहरीक इंसाफ ने यह दरख्वास्त भी की है कि अदालत जल्द इस केस की समाअत करे। इसी पर बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर कराची जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब से और तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रमशेर ज़मान साहब से। तो साहब आपसे आगाज करूंगा। सर, ये एक सियासी वाबस्तगी वाला जो मामला है, इसका क्या मतलब, इसका जवाब आपकी पार्टी के पास क्या होगा? अब डेफिनेटली आप एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी हैं, मगर यह बात भी हकीकत है कि आप पीपल्स पार्टी के सरकर्दा रहनुमा भी हैं।
अली, मुझे नहीं पता कि वो अभी तक अदालत में गए कि नहीं गए, अदालत ने कोई नोटिस इशू किया है नहीं किया। मुझे सच्ची बात है इसके बारे में कोई मुसद्दिका इत्तलात नहीं है, ना मुझे कोई नोटिस इस तरह का सर्व हुआ है, तो मेरे लिए बात करना, इसके ऊपर कमेंट करना मुश्किल है। लेकिन मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा कि कानून के अंदर तो कोई इस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कोई सियासी शख्स जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हो सकता। कानून इस बात की इजाज़त देता है कि सियासी शख्सियात जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर बन सकती हैं, और माजी में ऐसी रिवायात भी अवेलेबल हैं जो शो करती हैं कि सियासी एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉइंट हुए हैं। लेकिन मैं पीटीआई के दोस्तों से पूछना चाहूंगा, गवर्नर का ओहदा तो गैर सियासी ओहदा है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, तो गवर्नर पे कोई सियासी शख्स ओहदे पर बराजमान हो सकता है, सदर मुमलिकत के ओहदे पर कोई ना कोई पीटीआई का शख्स बराजमान हो सकता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर कराची जो कि सरासर एक सियासी पोजीशन है, उसके ऊपर कोई सियासी आदमी अपॉइंट नहीं हो सकता। मुझे थोड़ी सी डबल स्टैंडर्ड्स इसके अंदर नजर आते हैं। शायद सियासी अपॉइंटमेंट इज नॉट द इशू, उनको प्रॉब्लम है कि जो वैक्यूम एक कराची शहर में है, जिसको कराची वाले अब देख रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ, मेरे ख्याल में उनको उस बात पर एतराज है और वो इस बात पर तैयार नहीं है कि कैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब कराची वालों के लिए एक ऑप्शन बनती जा रही है। अच्छा, ये आपका एक बड़ा अहम नुक्ता है कि गवर्नर, सदर, वो भी तो इनकी पार्टी से एफिलिएटेड है। तो खुर्रम साहब, ये एक नुक्ता बड़ा अहम जो उठाया मुर्तज़ा वहाब साहब ने, आपका एतराज़ है एडमिनिस्ट्रेटर कराची पे कि जनाब उनकी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है, आपका गवर्नर आपकी पार्टी का, आपके सदर आपकी पार्टी की, और सिर्फ आपका नहीं, इससे पहले भी इनकी पार्टी भी यही करती थी, तो फिर एडमिनिस्ट्रेटर पे एतराज़ क्यों है? नहीं, देखिए बड़ा फ़र्क है। गवर्नर जो हैं वो सूबे का निज़ाम नहीं चला रहे हैं, ये तो एक सूबे का निज़ाम में पूरा चल रहा है, और आप तो गैर आइनी काम कर रहे हैं ना। देखें जनाब, कानून क्या कहता है? कानून कहता है कि जब बल्दियाती सेटअप पूरा मुकम्मल हो जाएगा, वो टेन्योर पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद 120 दिन के अंदर सूबाई हुकूमत ने जो है वो बल्दियाती इलेक्शंस कराने हैं। तो जब बल्दियाती इलेक्शंस 120 दिन के बाद होने हैं, तो ये जो पीरियड होता है पूरा, ये एक इंटरिम पीरियड होता है। जैसे कि जब जनरल इलेक्शंस होते हैं तो इंटरिम पीरियड के लिए एक दूसरे वज़ीर आज़म आते हैं और वो निज़ाम को चलाते हैं, और उसके बाद इलेक्शंस होते हैं। तो इंटरिम पीरियड के दौरान एक सियासी शख्स को लाकर बिठा देना, तो ये तो एक प्री पोल रिगिंग हो गई ना। और प्री पोल रिगिंग के साथ साथ दूसरी बात ये है कि ये तो आपका एक ब्लू आइड बॉय है। जिस तरह आपने पूरे सूबे अंदरून सिंध के अंदर एक लूटमार का बाजार गर्म किया हुआ अपने मैनेजर्स को लाके, इसी तरीके से एक मैनेजर आपने कराची में भी बिठा दिया है। अरबों रुपए जो है वफाकी हुकूमत कराची शहर की तरक्याती कामों के लिए दे रही है। हमें तो इस बात का भी बहुत ज़्यादा डर है कि ये सारा पैसा जेबों में ना चले जाए इनके, ये सारा पैसा कहीं बिलावल हाउस ना ट्रांसफ़र हो जाए। तो इस बात की क्या गारंटी है कि ये जो एक सियासी आदमी बैठा हुआ है उसकी कौन बाद में जो है बैठकर एहतसाब करेगा। सो लिहाजा ये फैसला हुआ था जब वज़ीर आज़म साहब कराची आए थे, जब वज़ीर आला और गवर्नर साहब को बिठाया था गवर्नर हाउस में, कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किया जाएगा वो आपस में मुशावरत के साथ किया जाएगा। अब आप देखें ना कि कराची के 4 बड़े स्टॉर्म ड्रेन साफ़ हो रहे हैं, उन पर अरबों रुपए लग रहे हैं। कराची की सड़कों की तामीर हो रही है, उस पर अरबों रुपए वज़ीर आज़म साहब दे रहे हैं। फायर ब्रिगेड्स आ गई हैं, K4 मुकम्मल होने जा रहा है, ग्रीन लाइन बन रही है, ऐसे बेशुमार काम हो रहे हैं। तो कराची शहर वाले वो जाएंगे कहाँ पे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने तो पिछले दिनों जितने भी KMC से रिलेटेड इदारे हैं वहाँ पर इन्होंने जो जितनी तैनाती की वो तमाम जो है अपने जियालों को ला के बिठा दिया है। आज से 2 दिन पहले इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकालिया है, एक और इनका जो फॉर्मर प्रेसिडेंट था उसको उन्होंने वाटर बोर्ड का जो वाइस चेयरमैन लगा दिया है। सो इसका ये मतलब ये है कि कराची शहर में उस शख्स को पीने का पानी मिलेगा जो पीपल्स पार्टी को वोट देगा, कचरा उसको उठेगा जो पीपल्स पार्टी को वोट देगा। सो मेरा ये सवाल है कि जहाँ से आपको वोट्स मिले हैं, लड़काना है, नवाबशाह है, दादू है, पूरा इंटीरियर सिंध है, वहाँ के लोगों को आपने क्या सहूलियात दे दी? अच्छा चले, ये आपका पॉइंट आ गया खुर्रम साहब। अब मैं आता हूँ, आपकी का एतराज़ है वो है बल्दियाती इंतखाबात वाला। तो मुर्तज़ा वहाब साहब, सर बल्दियाती इंतखाबात में अब क्या रखना है? कंसेंसस का मामला था, ठीक है, वो भी हो गया, तो अब 120 दिनों में बल्दियाती इंतखाबात करवाने थे, वो भी आप नहीं करवा रहे हैं। वो पहले वाला एतराज़ अपनी जगह, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप? ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त की, और सिंध हुकूमत जो है वो कमिटेड है बल्दियाती निज़ाम को बहाल करने में, उसके इलेक्शन कराने में, और हमारी कमिटमेंट इस बात से जाहिर होती है कि सूबा सिंध वो वाहिद सूबा है जहां पर बल्दियाती निज़ाम ने अपना टेन्योर जो कानून में दर्ज था उसको मुकम्मल किया। ये जो PTI के हमारे दोस्त तनकीद के निशाना हमें बनाते हैं, इनसे पूछें
कि क्या इस्लामाबाद में इन्होंने बल्दियाती नुमाइंदों को अपना टेन्योर पूरा करने दिया? क्या पंजाब में इन्होंने बल्दियाती नुमाइंदों को, खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती नुमाइंदों को अपना टेन्योर पूरा करने दिया? जवाब इसका होगा गलत। दूसरी चीज ये, जो लोग आज हमारे ऊपर ये तनकीद कर रहे हैं, उनसे पूछें क्या पंजाब के अंदर बल्दियाती इंतखाबात करा लिए गए हैं? क्या इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात करा लिए गए हैं? अभी तक पूरे पाकिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात इस वजह से नहीं हुए कि उसके अंदर सेंसस का एक इशू था कि जब तक सेंसस के रिजल्ट को फाइनल नहीं किया जाता तब तक नई हल्का बंदियां नहीं हो सकती। और नेचुरली ये इनकी नाकामी कह लें, ना अहली कह लें कि इनको 3 साल लगे मुश्तरका मफादात काउंसिल से सेंसस के रिजल्ट को अप्रूव कराने में। हमारा उसकी अपील पार्लियामान के सामने पेंडिंग है। फौरी तौर पर मैं इनको कहूंगा, चेयरमैन सेनेट को कहें, स्पीकर कौमी असेंबली को कहें कि एक ज्वाइंट सेशन बुला के जो हमारी दरखास्त है सिंध हुकूमत की, उसके ऊपर फैसला कर दें ताकि वंस एंड फॉर ऑल ये सेंसस का इशू रिजॉल्व हो और उसके बाद हल्का बंदियों के बाद साफ और शफाफ तरीके से बल्दियाती इंतखाबात हो पाए। चले, ये अहम नुकता है, पूछ लेते हैं। खुर्रम साहब, आप एतराज कर रहे हैं बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। सर, आपने अगेन एक पॉइंट उन्होंने उठाया कि एक तो हमारे कराची में टेन्योर पूरा किया, सिंध में टेन्योर पूरा किया गया, बाकी सूबों में ऐसा नहीं हुआ। दूसरा ये आप नहीं करवा पा रहे सर, तो फिर इनसे शिकायत किस बात की? देखें, ये कहते हैं कि सेंसस का मामला हल हो जाए। देखें, हर चीज आइन के हिसाब से चलती है ना, कि कानून क्या कहता है, आइन के अंदर लिखा है। आइन के अंदर क्या ऐसा लिखा है कि अगर सूबाई हुकूमत जो है वो सेंसस के रिजल्ट को कबूल नहीं करेगी तो उसके पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो 1 साल तक इलेक्शन ना कराएं। आइन में तो ऐसा आपको रिलीफ कहीं पर भी नहीं मिला हुआ है। लिहाजा आप पाबंद है 120 दिन में कराने के लिए। पंजाब के अंदर इस वक्त बल्दियाती निज़ाम जो है वो चल रहा है, वो ख़त्म नहीं हुआ है, सब वापस रीइंस्टेट हो चुके हैं। केपी के अंदर ऑलरेडी डेट जो है वो मिल चुकी है जिस महीने इलेक्शंस बल्दियाती होने हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर मेरे सूबे के अंदर कोई चीज़ गलत हो रही है तो इसका मतलब है कि मैं खामोश हो जाऊँ। अगर दूसरे सूबे में भी गलत हो रही है तो मैं तो सूबे सिंध के लोगों का जवाब दूँ। अगर कोई चीज़ केपी या पंजाब के अंदर लेट्स से अगर गलत हो भी रही है, वैसे तो वहाँ पे निज़ाम कायम है बल्दियाती, लेकिन अगर हो भी रही है तो आप अपनी अपोजिशन का रोल प्ले करें ना। मैं तो कराची के शहरियों के लिए लड़ूंगा, मैं तो सिंध के लोगों के लिए आवाज़ उठाऊंगा, मैं तो आपकी लूटमार के लिए आवाज़ उठाऊंगा ना। मेरा इस बात से गर्ज है कि यहाँ पर क्या मसाइल हो रहे हैं उसको मैं हाईलाइट करता रहूँगा। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है और मुझे हैरत है इस बात की, मुझे इस बात की हैरत है कि वो सियासी जमातें कराची की ख़ास तौर पे जो रोज़ाना बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही होती हैं, जो कराची की शहरों के ऊपर बैनर्स लगा रही होती हैं, आज वो सो रही हैं या वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिल गई हैं। उनको भी कुछ मामला उनके भी तय हो गए, शायद नौकरियाँ मिल रही होंगी या माल मिल रहा होगा। वो क्यों खामोश बैठे हैं मुर्तज़ा वहाब की अपॉइंटमेंट के ऊपर? वो क्यों नहीं शोर मचा रहे हैं कि बल्दियाती इलेक्शंस हों? उसकी 2 वजूहत है। एक वजूहत ये है कि इनकी आपस में मामला तय हैं और दूसरी वजह सबसे बड़ी ये है कि तमाम सियासी जमातें कराची की बात जानती हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कराची में मैंडेट मिला है, जिस तरह वज़ीर आज़म ने पिछले 2 साल में कराची के अंदर तरक्याती काम कराए हैं, कोई सियासी जमात आने वाले इलेक्शंस में तहरीक इंसाफ से कराची में बल्दियाती इलेक्शंस नहीं जीत सकती। कराची का मेयर भी आप देखिएगा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आएगा। इसी वजह से पीपल्स पार्टी भाग रही है। अच्छा मुर्तज़ा वहाब साहब, ये तो अपना मेयर ला रहे हैं, लेकिन मुझे बताएंगे तब होगा जब आप इंतखाबात करवाएंगे। सर, कोई आइडिया दे सकते हैं कब तक इंतखाबात हो पाएंगे? अली, हम तो चाहेंगे बहैसियत सियासी जमात के अगले साल के शुरू में अगर फरवरी मार्च के अंदर बल्दियाती इंतखाब हो जाए तो हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। हम इलेक्शन कराना चाहते हैं, लेकिन नेचुरली हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बल्दियाती इंतखाबात जो है वो दुरुस्त तरीके से हों, वो सही सेंसस के ऊपर हों और हल्का बंदियां भी ठीक तरीके से हों। अब ये जो मौक़िफ़ है सेंसस के हवाले से, वो सिर्फ पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ नहीं है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट भी कहती है कि जो सेंसस हैं वो दुरुस्त नहीं हुए, GDA भी कहती है कि सेंसस दुरुस्त नहीं हुए। तो आप मुझे बताइए कि एक ऐसे सेंसस जिसकी शफाफियत के ऊपर इतने बड़े बड़े सवालात हैं, जिसके रिजल्ट ना मुत्तहदा कौमी मूवमेंट मान रही हो, ना GDA मान रही हो, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मान रही हो, क्या ये मुनासिब होगा कि पीपल्स पार्टी जिसका उसूली इख्तिलाफ है उन सेंसस के ऊपर, उन मुतनाज़ा सेंसस के ऊपर हम इलेक्शन फौरी तौर पर करा दे? नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब तक पार्लियामान में हमारी अपील पेंडिंग है, पार्लियामान को कहें वो फैसला कर दे। वो मुतनाज़ा सेंसस का जो फैसला है मुश्तरका मफादात काउंसिल का, जिससे सिंध हुकूमत ने इख्तिलाफ किया और वज़ीर आला सिंध ने अपना डिसेंटिंग नोट जमा कराया
पार्लियामान जो है हमारी दरखास्त को रिजेक्ट करके उन सेंसस के रिजल्ट को फाइनलाइज कर दे, तो मैं समझता हूँ फिर कोई आईनी कानूनी रुकावट नहीं रहेगी हल्काबंदियां करने में या लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कराने में। ये नहीं हो सकता कि पीटीआई वाले अपने मॉरल हाई ग्राउंड लेने के लिए बड़ी बड़ी बातें तो कर लें, लेकिन जो उनकी अपनी जिम्मेदारी है, कौमी असेंबली में उनकी मेजॉरिटी है, चेयरमैन सेनेट उनके हैं, उनके इत्तेहादियों के हैं, वो कैसे ये कह सकते हैं कि जी हम उस चीज को सिंध हुकूमत की सुनेंगे नहीं। वो खुद पंजाब में हुकूमत में है, वो खुद खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत में, वो इस्लामाबाद में हुकूमत में, बलूचिस्तान में उनके इत्तेहादी बैठे, वहां पर वो बल्दियाती इंतखाबात नहीं करा पा रहे, और वो सारा इल्जाम जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के ऊपर करते हैं। और मैं समझता हूँ इसी तरीके से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को और जीडीए को भी बड़ा खुलकर सामने आना चाहिए कि क्या वो चाहती है कि मुतनाज़ा सेंसस के ऊपर बल्दियाती इंतखाबात हो या ना हो। ठीक है मुर्तज़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। खुर्रम साहब आपने वक्त दिया, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे नाज़रीन। गुज़िश्ता 2 सालों में कोरोना एसओपीज़ को लेकर बार बार सिंध हुकूमत और ताजर आमने सामने आ चुके हैं। एक बार फिर कराची में कोरोना एसओपीज़ के नाम पर दुकानें जल्द बंद करने और हफ्ते में 2 दिन दुकानें बंद करने के हवाले से ताजरों और सिंध हुकूमत के दरमियान ठन चुकी है। ताजर चाहते हैं सिंध हुकूमत रात 10 बजे तक कारोबार की इजाज़त दे। अंदरून सिंध की तरह कराची के ताजरों के लिए भी हफ्ते में एक छुट्टी का ऐलान किया जाए। ताजर होटलों में इंडोर डाइनिंग और शादी हॉल्स को इंडोर शादियों की इजाजत का मुतालबा भी कर रहे हैं। अपने मुतालबात को तस्लीम कराने के लिए कराची ताजर एक्शन कमेटी ने 2 सितंबर को एक एम ए जिन्ना रोड पर भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जमील पराचा साहब। पराचा साहब, आपकी बात गवर्नमेंट नहीं मान रही है, अब आप भूख हड़ताल पे जा रहे हैं। कब तक भूख हड़ताल आपकी कायम रहेगी और कोई तसल्ली, कोई तशफ़ी किसी ने दिया आपको कि भैया भूख हड़ताल मत कीजिए, हम आपका काम कर देंगे, कम से कम 50% आपकी बात मान लेंगे? कोई फ़ोन नहीं, कोई फ़ोन उठाने वाला नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता। किसी किस्म का ऐसा मालूम होता है इन्होंने छोटे ताजिरों को, कराची के ताजिरों को भेड़ बकरी समझ रखा है। इन लोगों ने तो ये अपना एक ऑर्डिनेंस निकाल देते हैं। अब देखें कितना 2 तरफा इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है कि पूरे सिंध के अंदर कोरोना नहीं है। पूरे सिंध के अंदर सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक के कारोबार की इजाज़त है, और कराची के अंदर सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक कारोबार की इजाज़त है। ये देखें, और एक छुट्टी पूरे सिंध के अंदर होगी, कराची के अंदर 2 छुट्टियां होंगी, क्योंकि कराची वो शहर है जो 67% रेवेन्यू देता है, जिससे इनके घरों के चूल्हे जलते हैं और ये उन लोगों को सता रहे हैं, उन लोगों को तंग कर रहे हैं। सुने, मेरी बात सुन लें। मईशत को बहुत गहरी ज़रब पहुंचाई जा रही है। कराची की मईशत को दीवार से लगाया जा रहा है। कराची की मईशत के साथ एक खेल खेला जा रहा है। ये बहुत बड़ी एक साजिश है। मैं समझता हूँ ये वफाक और सूबे की साजिश में ये छोटा ताजर पिसता चला जा रहा है। आज वो हाल है मार्केटों का कि कारोबार नाम को नहीं है। 4 दिन 5 दिन जो भी हम कारोबार के लिए जा रहे हैं, लोगों में एक सराय सहमगी का समा है। मैं हुकूमत से, वफाकी हुकूमत से मुतालबा कर रहा हूँ, आप क्यों वो एक्शन नहीं लेते? एनसीओसी के फैसले कराची के लिए अलग क्यों हैं? एनसीओसी के फैसले सिंध के लिए अलग क्यों हैं? एनसीओसी अपना कोई फैसला करके दिखाए। और हम इसमें बार बार कहते रहें कि इसमें कोई चीफ जस्टिस साहब सोमोटो एक्शन लें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कोई एक्शन लें, इसमें वजीर आजम साहब कोई एक्शन लें, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अपने अपने सियासी मामला हल करने के लिए ये लोग आपस में बहस करते हैं। आपने मईशत को कारी ज़रब पहुंचा दिए। आप पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं आप लोग मिलकर। अगर कराची की मईशत तबाह होगी तो पाकिस्तान की मईशत तबाह होगी। हम कल भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं, कल हम एम ए जिन्ना रोड पर भूख हड़ताल तक बैठ रहे हैं, वैसे ही मर रहे हैं। हम उस वक्त तक भूख हड़ताल से नहीं उठेंगे जब तक हमारे मामला तय नहीं हो जाते, जब तक हमारे मुतालबात मान नहीं लिए जाते। कराची के ताजिरों को इतना हल्का ना समझा जाए। कराची के ताजिर अगर उठ के खड़े हो गए तो ये हुकूमतों को अपनी हुकूमतें बचाना मुश्किल हो जाएंगी। मैं हुकूमत वफाकी हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ इसमें फिलफौर एक्शन लें। मैं वज़ीर आला साहब से भी कहता हूँ कि अपना ये मामलात वापस लें। जुम्मे की छुट्टी का जो जुम्मा और इतवार की छुट्टी रखी है आपने, उसमें जुम्मे की छुट्टी को खोलने का ऐलान करें, वरना ताजिर बिखर गए तो आप यकीन करें कि कराची से लेकर कश्मीर तक इन लोगों को अपनी हुकूमत बचाना मुश्किल पड़ जाएगा। और मैं एक और बात आपको बता दूं कि
आप बात मुकम्मल कीजिएगा, मुझे एक बात और बता दें, इस दौरान जरा आपको सांस भी आ जाएगा। अर्ज मैं ये कर रहा हूँ कि कराची वो शहर है जहां से डेल्टा का पाकिस्तान में आगाज होता है, सबसे ज्यादा डेल्टा के केसेस यहां पे आते हैं। गुंजानाबाद शहर है, आबादियां एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ी हुई हैं। उन्होंने सिंध में देहात इलाके, खुले इलाके हैं। सर मुझे ये बताएं, खुदा न खासा डेल्टा अगर फैल जाता और कंप्लीट लॉकडाउन लगाना पड़ता, उससे बेहतर नहीं है ये 2 दिन का लॉकडाउन जो लग रहा है या 2 दिन की जो छुट्टी हो रही है, बजाय इसके कि हम बिल्कुल अस्पताल भरे पड़े हों? नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, पीडीएम के जलसे जारी हैं, पीडीएम के जलसे जारी हैं, वो सिंध में हो कहीं भी हो, जब वहाँ से लोग वापस आते हैं तो वो फैलाते हैं ना। आप इस बात पे रोकथाम क्यों नहीं करते? डेल्टा सिर्फ कराची के अंदर 80% लोग, यहाँ 80% ताजिर वो अपने वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल कर चुके हैं, जिसकी सबूत हम देने के लिए तैयार हैं। हमारे पास वैक्सीनेशन कार्ड मौजूद है। अब आप वो मार्केटें बंद करके दिखाएं ना जिनके अंदर वैक्सीनेशन नहीं है, वो मार्केटें बंद कर दे, हम खुद बंद करके दिखाएंगे। लेकिन वैक्सीनेशन का अमल पूरा हो चुका है, 80% दुकानदारों ने वैक्सीन कर लिया। अब आप किस जवाब से मार्केटें बंद करना चाहते हैं? आप कहते हैं जी एसओपीज का आप आके देख तो लें मार्केटों में। अब एसओपीज किस तरह फॉलो की जा रही हैं? हर एसओपीज को फॉलो किया जा रहा है, हर चीज़ जो हुकूमत कहती है हम उस पर फॉलो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये जुल्म अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कराची के ताजिरों को सबको उठ के खड़े हो गए इंशाल्लाह। अब कराची की तजारत को बचाने के लिए हमें हर रास इक़दाम करने पड़ेंगे। एहतजाजी अमल चाहे जिस मरहले पर भी जाएगा, पहले मरहले में हमने ये जो भूख हड़ताली कैंप लगा रहे हैं, इसके बाद भी हम अगर ये हुकूमत ने हमारी बात नहीं मानी तो हम अपने एहतजाजी अमल को और बढ़ाएंगे और वसीतर करके हम अब चैन से नहीं बैठेंगे। चाहे इसके लिए हुकूमत हमें गिरफ्तारियां डाले, चाहे हुकूमत इसके लिए हमें कोई भी सलाह दे, हम देने के लिए तैयार हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपके कीमती वक्त करते हैं। नाज़रीन, एक जानिब तो पाबंदियां लग रही हैं जनाब, और कराची के ताजिर उसको मानने से इनकार कर रहे हैं। अब कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नजर पंजाब के 11 हाई रिस्क अजला में 15 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया है। हिदायत के मुताबिक तमाम मार्केटें रात 10 बजे बंद कर दी जाएंगी। इतवार के रोज सिर्फ अशियाए जरूरिया फरोख्त करने वाली दुकानें खुलेंगी। रेस्टोरेंट्स में 50% गुंजाइश के साथ सिर्फ उन लोगों के जाने की इजाजत होगी जो वैक्सीन लगवा चुके हैं। रेस्टोरेंट्स रात 12 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे। सूबे भर के तमाम मज़ारात खुले रहेंगे, लेकिन जाने की इजाजत सिर्फ 30 साल से जायद उम्र के वैक्सीनेटेड लोगों को होगी। तमाम सिनेमा घर बंद रहेंगे। मजहबी, सकाफी और दीगर इंडोर तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। तमाम जिम्स में सिर्फ वैक्सीनेटेड लोगों को वर्जिश की इजाजत होगी। इसके साथ साथ हुकूमत पंजाब ने वैक्सीन ना लगवाने वालों के साथ सख्ती से निपटने का फैसला किया है। वैक्सीन ना लगवाने वाले सरकारी मुलाजमीन पर जो है वो पीडा एक्ट लगाया जाएगा। शॉपिंग मॉल्स में ग्राहकों का दाखिला वैक्सीनेशन से मशरूत कर दिया गया है, और वैक्सीन लगवाए बगैर कोई शख्स शॉपिंग मॉल में गया तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कोरोना वैक्सीन न लगवाने वाले अफराद को पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी, और सबसे बढ़कर आप पेट्रोल नहीं डलवा पाएंगे। आप पेट्रोल पंप जाएंगे, वो अगर आपका वैक्सीन कार्ड आपके पास ना हुआ या मैसेज ना हुआ, आपको पेट्रोल से जो है वो नहीं दिया जाएगा। बात करते हैं इस हवाले से, हमारे साथ मौजूद है कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड उस्मान साहब। कैप्टन साहब, ये इंप्लीमेंट कैसे होगा? चले पाबंदियां तो आप बाकी लगा देंगे, लेकिन पेट्रोल नहीं मिलेगा। शॉपिंग मॉल्स में आप उन शख्स लोगों को कैसे मॉनिटर करेंगे जिसने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई होगी? इसकी इंप्लीमेंटेशन पे कैसे आप अमल दरामद करेंगे? मैं इम्प्लीमेंटेशन पे बात करूंगा, बिल्कुल करूंगा बात, लेकिन अगर आप थोड़ा सा मैं ये इस हवाले से बात कर लूं कि इनको कहना क्या है। आपने खुद ही शुरू में कहा कि क्या कहेंगे क्या। देखें, इट इज़ हाई टाइम दैट वी रियलाइज कि दुनिया में इस वक्त जो कोविड से बाहर निकलने की तमाम मुल्कों की जो स्ट्रेटजी है वो बड़ी क्लियर है कि आप अपने आप को वैक्सीनेट कराइए, और वैक्सीनेशन ही जो है वो अब हमारा मेजर प्रिवेंशन जो है उसका रोल प्ले करेगी। और हम ये बार बार के जो लॉकडाउन हैं जो हमें हमारी इकोनॉमी को हिट करते हैं उसके मुतामिल नहीं हो सकते। दुनिया भर ने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करके ये अल्टीमेटली देख लिया कि ये लॉकडाउन जो है ये सस्टेनेबल नहीं है, ये हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट करते हैं। अच्छा, अब जब हम आते हैं इस तरफ वैक्सीनेशन की तरफ, तो हमें आज के दिन ये पता है कि लाहौर में 40% लोगों ने कम से कम एक वैक्सीन लगवा ली है। तो साथ ही हमें यह भी पता है कि 60% लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बावजूद इसके कि हमारे पास वैक्सीन भी अवेलेबल है, हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं, हम उनके तकरीबन डोर स्टेप पे पहुंच चुके हैं, अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई। तो ये वो 60% लोग हैं जिन्हें हमें डिस्टिंग्विश करना है रिमेनिंग 40% से। और अगर आज आप किसी को कह रहे हैं कि आप टीका लगवाएं, तो क्या इंसेंटिव दे रहे हैं उन्हें टीका लगवाने का, या क्या उनको डिसइंसेंटिव दे रहे हैं लोगों को टीका ना लगवाने का?
तो बुनियादी बात तो ये है कि अगर हम लोगों में ये तमीज नहीं करेंगे कि ये वैक्सीनेटेड शहरी है और ये अनवैक्सीनेटेड शहरी है, तो अनवैक्सीनेटेड ने वैक्सीनेटेड नहीं होना और वैक्सीनेटेड को वैक्सीनेटेड रहने का कोई फायदा नहीं हो रहा। हमने ये तय कर लिया कि हमने किसी सूरत भी अनवैक्सीनेटेड लोगों को नॉर्मल सिटीजन कंसिडर नहीं करना। ये जो आप कह रहे हैं कि जी कैसे इन्फोर्स करेंगे, उस पर मैं आता हूं, इंशाल्लाह ताला आपको इन्फोर्स भी करके दिखाएंगे। जिस तरह हमने ये 40% लोगों को टीका लगाया है बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के, उसी तरह हम अब रिमेनिंग 60% को इन रिस्ट्रिक्शंस के साथ आपको टीका लगा के दिखाएंगे। देखें जी, जब हुकूमत ठान लेती है तो रिसोर्सेज भी आ जाते हैं, कैपेसिटी भी बन जाती है, लोगों को कन्विंस करने के तरीके भी निकल आते हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा। कल अमेरिका में एक जज ने एक माँ को अपने बेटे से नहीं मिलने दिया इसलिए क्योंकि उसने टीका नहीं लगवाया हुआ था। दुनिया में ये बात अब इतनी सीरियस हो गई है, ये दुनिया की कोविड की तारीख की लैंडमार्क जजमेंट कंसिडर की जा रही है। तो हम तो अभी सिर्फ छोटी छोटी सर्विस की डिनाइल की बात कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल मामूली सी बात है कि पेट्रोल नहीं मिलेगा। आप ये देखें कि एक माँ को उसके बेटे से नहीं मिलने दिया जज ने, इस वजह से कि उसने वैक्सीनेशन नहीं करवाया। हमें इस मामले को समझना पड़ेगा। ये वेयर विद ऑल भी नजर आएगा आपको, आप देखेंगे हमने बहुत सिंपल तरीका है। पाकिस्तान में आप 1166 पे अपना CNIC नंबर भेजें, उसी वक्त आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है कि आपने कब पहली डोज लगवाई है, कब दूसरी डोज लगवाई है। आप निम्स की वेबसाइट पे जाके अपना सर्टिफिकेट अपने मोबाइल पे डाउनलोड करके बैठ जाएं। हम उन तमाम सेक्टर्स के पास आके चेक करेंगे। अगर किसी की प्रीमिसेस में अनवैक्सीनेटेड शख्स बैठा हुआ मिला तो उस सेक्टर को पनिशमेंट होगी, उस सेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस हवाले से मुतअद्दिद हमने मीटिंग्स की हैं, बारहा तशहीर की है, बार बार लोगों को बताया है। मकसद सिर्फ एक है कि हम चाह रहे हैं कि लोग अब जिम्मेदार हो जाएं, लोग अपने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को रियलाइज कर लें कि उन्होंने अपने आप को वैक्सीनेट करवा के ना सिर्फ खुद को महफूज बनाना है बल्कि अपने प्यारों को, जिन लोगों से वो मिलते हैं, उनकी जिंदगियां भी प्रोटेक्टेड रखनी है और उनको भी महफूज। अच्छा, अब अगला हदफ देखें सर, ये है कि आप ये रिस्ट्रिक्शंस आपने अब लगा दी हुई हैं, इंप्लीमेंट हो चुका, उस पे आप इंप्लीमेंट करवा भी लेंगे लेट्स से। सर, इतनी बड़ी तादाद, अब ये तमाम लोग जो हैं ये चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट हो जाएं। ये लोग अब दौड़ेंगे वैक्सीनेशन सेंटर्स की तरफ। इनको केटर करने के लिए अब आपके पास क्या वो तमाम सहूलियात मौजूद हैं? और अगेन बड़ी वनरेबल जगह होती हैं, बड़ी ऐसी जगह होती हैं जहां से स्लिपेज हो जाती है, वहां पे इंप्लीमेंटेशन कैसे करवाएंगे आप? लेकिन जी फिल फॉर तो हम ये जितने भी सेक्टर्स हैं उनको हम जिम्मेदारी दे रहे हैं कि वो खुद से अपनी कंप्लायंस इंश्योर करेंगे। देखिए, जब हम किसी सेक्टर के ऊपर पाबंदी लगाते हैं, नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस आती हैं, किसी सेक्टर को बंद करते हैं, तो सबसे पहले वो सेक्टर आके हमें ये कमिटमेंट करता है कि जी आप जो मर्जी शराइत दे दें, हमें बंद ना करें, हम आपकी तमाम शर्तें पूरी करने को तैयार हैं। हम लोगों को मास्क भी पहनाएंगे, हम सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो करवाएंगे, अब हम वैक्सीनेशन भी करवाएंगे। तो ये जब बुनियादी तौर पर जब वो सेक्टर खुद ये अंडरटेक करता है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपनी दुकान या बिजनेस चलाऊंगा, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर आयद होती है कि वो इंश्योर करें कि उनके प्रीमिसेस के अंदर उनके वर्कर्स, उनके पास आने वाले लोग, उनसे सर्विस लेने वाले लोग तमाम वैक्सीनेटेड हैं। और बहुत सिंपल है, मैंने आपको बताया तरीकेकार, 1166 पे मैसेज करके फौरी तौर पर 10 सेकंड के अंदर अंदर आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है कि ये शख्स जो है ये वैक्सीनेटेड है या नहीं है, या कब उसने वैक्सीन करवाई है। फिलहाल हम सिर्फ एक वैक्सीन की बात कर रहे हैं, यानी कि अगर सिर्फ किसी ने एक भी वैक्सीन लगवाई हुई है तो वो एलिजिबल है अपनी ये सर्विसेज अवेल करने का। सेकंड वैक्सीनेशन की जो डेट है वो फ्यूचर में आनी है। फिलहाल हम पहली डोज की बात कर रहे हैं। हम उन 60% लोगों की बात कर रहे हैं जिन्होंने एक भी टीका नहीं लगवाया, उनको टारगेट कर रहे हैं। हम उनके खिलाफ भी एक्शन करेंगे। फिल फॉर हमारा जो एक्शन है वो उन बिजनेस प्रीमिसेस के लिए है जिन्होंने हमेशा हमें कमिटमेंट की है कि आप हमें खोले रखिए, हम तमाम SOPs पे अमल दरामद करेंगे। तो अब कल से ये SOP फील्ड में आने जा रही है कि आपने वैक्सीनेटेड लोगों को सर्विस देनी है, अनवैक्सीनेटेड लोगों को सर्विस डिनाई करनी है। मुझे आप सर्विस डिनाई नहीं करेंगे तो मुझे ये एहसास नहीं होगा कि मैंने टीका लगवाना है। हो सकता है टीका ना लगवाने की वजह मेरी कंप्लेसेंसी है, या मैं चाह रहा हूं कि यार अच्छा देखता हूं बाकियों को कौन सा टीका लगवा रहे हैं, थोड़ा इंतजार कर लूंगा, बाद में अच्छा टीका आ जाएगा। तो ये बहुत सारे इस तरह के एलिमेंट्स हो सकते होंगे। अब हमारे पास सप्लाई का भी इशू नहीं है। आज से अगर 2-3 माह पहले की बात होती, कोई ये कहता कि जी टीके सफिशिएंट तादाद में अवेलेबल नहीं है, समटाइम्स लोगों को सेंटरों से वापस भी जाना पड़ता था। अब वो सूरत हाल नहीं है। हमारे पास बेतहाशा क्वांटिटी के अंदर, सफिशिएंट क्वांटिटी के अंदर फर्स्ट डोज, सेकंड डोज अवेलेबल है, तमाम लोगों के लिए अवेलेबल है। अगर आप सप्लाई में मजीद अवेलेबिलिटी की बात करें तो लाहौर में इस वक्त हर यूनियन काउंसिल के अंदर कम से कम एक सेंटर मौजूद है। बहुत सारी ऐसी यूनियन काउंसिल्स हैं जहां पे 2 से 3 सेंटर्स भी हैं। तो अगर आपके पास एक्सेस भी है, अवेलेबिलिटी भी है, आपके करीब भी आ गए हैं, तो फिर तो कोई जवाब नहीं बनता कि आप वैक्सीनेशन ना करवाइए। और अब चूंकि हम आपकी सर्विस डिनाइल करने लगे हैं, इसलिए ये जरूरी हो गया कि आप घर से बाहर निकलकर सबसे पहले अपने सेंटर जाएं, वहां से अपना टीका लगवाएं और उसके बाद जिंदगी की जो नॉर्मल सहूलियात हैं उनको हासिल करें।
ठीक है कैप्टन साहब, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह करे आप इंप्लीमेंट करवाने में कामयाब हो जाएं। बहुत शुक्रिया आपका। एक वक्फा लेंगे नाज़रीन। जब एक बेटी के बाप को पुलिस से झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश की तो उस बेटी ने क्या किया, आपको बताएंगे भी और उस बेटी से मिलवाएंगे भी इस वक्फे के बाद। पेशावर पुलिस अफगान महाजर को फंसाते फंसाते खुद बुरी तरह फंसती दिखाई दे रही है। नाज़रीन, पेशावर पुलिस की कारकर्दगी पर सख्त सवालात उठाए जा रहे हैं। पेशावर पुलिस का घिनौना किरदार सामने आ रहा है। पुलिस मुबैना तौर पर अफगान शहरी को झूठे मुकदमे में फंसाकर उसकी बेटी को जान से मारने की धमकियां दे रही है। 3 अगस्त को पुलिस ने मोहम्मद रफीक नामी अफगान शहरी को पेशावर से गिरफ्तार किया और संगीन इल्जाम आयद किया कि पुलिस ने 2 अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार किया है जिनके कब्जे से भारी मिकदार में मनशियात बरामद हुई हैं। पुलिस FIR के मुताबिक 3 अगस्त को रिंग रोड में पुश्तखरा के इलाके में कार्रवाई के दौरान 2 अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 6 किलोग्राम आइस यानी क्रिस्टल मेथ और 10 किलोग्राम हेरोइन बरामद करके मुकदमा दर्ज किया गया। मगर मुबैना तौर पर इस झूठी कहानी में दिल दहला देने वाला मोड़ उस वक्त आया जब 28 अगस्त को अफगान तालिबा फरिश्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पेशावर पुलिस पर इल्जाम लगाया कि पुश्तखरा थाने के पुलिस इंस्पेक्टर इबाद वजीर ने उनके वालिद मोहम्मद रफीक को घर से उठाकर झूठे मुकदमे में फंसाया है। अफगान तालिबा फरिश्ता के मुताबिक पुलिस ने इनके बीमार वालिद को मनशियात के झूठे केस में फंसाकर घर से गिरफ्तार किया था और बाद अज़ां घर की बजाय चेक पोस्ट से उनकी गिरफ्तारी जाहिर की गई। अफगान तालिबा के मुताबिक घर के करीब CCTV कैमरे नस्ब हैं जिसमें पुलिस की कार्रवाई को देखा जा सकता है। मुझे जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। मैंने IG और CCPO को दरख्वास्त भी दी है मगर अभी तक कुछ नहीं हुआ। बाद अज़ां इस वाक़े की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आई जिसमें पुलिस एहलकारों को फरिश्ता के घर पर छापा मारते देखा जा सकता है। CCTV फुटेज CCPO पेशावर अब्बास एहसन ने अफगान तालिबा फरिश्ता की जानिब से पुलिस पर लगाए गए इल्जामात और वाक़े की CCTV फुटेज मंजर आम पर आने के बाद तहकीकात का हुक्म दे दिया। मगर सवाल ये है कि SHO ने यह संगीन जुर्म में फंसाने का जुर्म किया क्यों? सवाल यह भी है कि अगर CCTV फुटेज मैसर ना होती तो अफगान शहरी के दुखों का मदावा कौन करता? ये सारा वाकया कैसे पेश आया और इसमें अब तक क्या पेशरफ्त हुई है? गिरफ्तार अफगान शहरी की बेटी फरिश्ता हमारे साथ ही मौजूद है। बेटा, बहुत शुक्रिया आपका। अफसोस का इज़हार कि जो कुछ आपके वालिद के साथ हुआ, अगर वो बेगुनाह है तो उनको इंसाफ मिलना चाहिए। मगर मुझे ये बताइए कि ये आपके वालिद को घर से जब गिरफ्तार किया गया तो क्या कहकर लेकर गए थे और उसके बाद जब आप थाने गई तो आपको क्या पता चला कि आपके वालिद को गिरफ्तार क्यों किया गया? नहीं, इसको तो हमारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है मगर हमारे कुछ रिलेटिव्स है, इसका उसके साथ दुश्मनी भी है और कोई और है जो उसके साथ इन्वॉल्व है, उसका फ्रेंड है। तो ये सब ने पता नहीं किसके कहने पे किया है, हमारे साथ कोई दुश्मनी नहीं। इसने कोई धमकी शमकी दी थी इस तरह की पहले भी कभी कि धमकी ऐसी दी हो कि मैं वालिद के साथ ये करूंगा या तुम्हारे साथ ये करूंगा? नहीं, ये तो हमको जानते भी नहीं थे पहले। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जिस रात आपके घर नफरी लेके आया उस रात क्या कहा इसने? आपके वालिद को जब लेकर गया तो क्या कहा, क्यों लेकर जा रहा है? उस वक्त इसने कुछ नहीं कहा। इसने मेरे वालिद को पकड़ा और उसको बहुत मारा और हम सब के मोबाइल भी छीन ले और चले गए। मगर इसके बाकी आदमी जो थे 10 से 12 तक आदमी थे, वो हमारे घर में थे। वो जब जा रहे थे 3 बजे थे तो हमने उससे कहा कि क्यों, क्या बात है, आप लोगों ने क्यों मेरे फादर को भी हमारे घर से उठाया? आप जा रहे हो तो हमारे कार भी अपने साथ ले रहे हो। 3 लोगों ने कहा कि हमें पता नहीं, आप लोग सुबह जाओ और अपने फादर को ढूंढो जहाँ भी हो। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप उस वक्त घर में मौजूद थी जिस वक्त पुलिस घर पे पहुंची और आपके वालिद साहब को लेकर गई, आपके फादर को लेकर गई? जी, मौजूद थी मैं। ठीक है, आपसे कोई बदतमीजी की इन्होंने? नहीं, बट मेरे बहनें जो थे वो रो रही थी, इसके और आदमी थे, उन लोगों ने उनके सर पर बंदूक रखे और कहा कि रोना मत, अगर आप लोगों ने चीखी चलाई तो हम आप लोग को मार देंगे। फिर जब इन लोग हमारी गाड़ी भी अपने साथ ले गए तो मेरे एक भाई है छोटा, वो इनके पीछे दौड़ा तो उन लोगों ने कहा, वो तो कार से उतर कर उसने फिर बंदूक मेरे भाई के सर पर रखा और कहा कि अंदर चले जाओ, दरवाजा बंद करो, अपने बहनों को अंदर ले जाओ वरना मैं आप सबको मार दूंगा।
अच्छा, आपकी गाड़ी भी ले गए, आपके बहनों के सर पे बंदूक रखी और कहा कि तुमने शोर नहीं मचाना, रोना नहीं है। अच्छा मुझे बताएं, आपको कत्ल की धमकी दी गई या ये मैंने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना था, आपको मजीद क्या क्या धमकियां दी इसने? वो जब हमने एप्लीकेशन सबमिट की ना IGP और CCPO, तो उसके बाद हमारे घर में फिर लोग आ गए और कहा कि अपने मर्दों को निकालो। अच्छा। कहा है। अच्छा, ये घर आ गया आपके SHO जो है? जी पता नहीं, ये था, ये इसको और आदमी थे, मगर 2-3 आदमी थे पुलिस के कपड़ों में, वर्दी में। इंस्पेक्टर इबाद वजीर, मैं दोबारा नाम ले रहा हूँ नाज़रीन, बार बार नाम ले रहा हूँ ताकि जो हुकाम बाला हैं, इनके अफसरान हैं, वो इस शख्स से पूछें कि ये एक आदमी के घर जाके उसके घर उस बंदे को उठा के उसकी गाड़ी भी उठा के ले गया और बाद में कह रहा है मैंने किसी चेक पोस्ट से उसको पकड़ा। इबाद वजीर, इंस्पेक्टर इबाद वजीर, बार बार नाम लूंगा मैं इस आदमी का। अच्छा मुझे बताएं, आपको बेटा एक दफा दोबारा मैं आपसे दोबारा ये कहूंगा, आपने खुल के बात करनी है, आपने डरना नहीं है, पुलिस आपके साथ है, ये एक गंदा अंडा निकल आया, अगर इससे डरना नहीं है आपने, हुकाम बाला इंशाल्लाह आपका साथ देंगे, हुकूमत आपका साथ देगी। आपको क्या धमकियां दी इसने? थैंक यू। बस धमकियाँ यही मिले कि किसी को ना बताना, शोर मत मचाना, किसी को ना बताना, ये हमारे नेबर जो है इन लोगों को ना बताना। अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या किसी किस्म का मुतालबा भी था इसका, मतलब आपके वालिद को गिरफ्तार करते वक्त कोई मुतालबा किया इसने? नहीं, कुछ मुतालबा नहीं किया। पहले तो इसने हमारे मोबाइल और मेरे फादर को ले गए, फिर बाद में इबाद वजीर ने खुद कॉल किया अपने आदमी को कि इसके कार के भी ले आओ, फिर इन लोगों ने हमारे कार भी। अब हमें पता चला है कि इबाद वजीर खुद हमारे कार यूज करता है। अच्छा, आपकी गाड़ी खुद यूज अपने इस्तेमाल में रखी हुई है उसने? अच्छा, तो अब मुझे ये बताएं बेटा कि आपको जो इसके आला अफसरान हैं उन्होंने क्या कोई तसल्ली दी है कि कार्रवाई होगी, और आपके वालिद जो हैं उनसे आपकी मुलाकात हुई थाने में अभी? जी वो तो अभी सेंट्रल जेल में है, मैं उससे मुलाकात हुई है और अभी तक मैंने जितनी भी कोशिश की, क्योंकि हमारे घर में और कोई भी नहीं है, मेरे छोटे छोटे बहनें हैं और एक भाई है, तो मैं ढूंढती फिरती हुई हर जगह अपने फादर के लिए, तो कुछ रिस्पांस किसी से भी नहीं मिला था। मगर जब मैं मीडिया पे आई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसके बाद कुछ ये लोग कहते हैं कि हम इंक्वायरी करेंगे। अब इन लोगों ने कहा करेंगे इंक्वायरी। आप मुझे बताएं, क्या इस वक्त आप जो हमारे गली में आवाज बताएं इस वक्त? जी बोले बेटा, बोले। जी, ये हमारे घर में बहुत सारे हमारे घर के सामने जो हॉस्टल्स है, घर है, और हमारे गली में स्कूल्स है, 2-3 स्कूल्स है, उन सब में CCTV कैमरे लगे हुए हैं। हमने बहुत कोशिश की, हमने हर कोई से कहा कि प्लीज़ हमें ये दे दो, मगर किसी ने भी नहीं दी है हमें, सब डरते हैं, किसी ने भी नहीं दी है हमें वो वीडियोस। 1 मंथ पूरा हुआ, किसी ने भी नहीं दी। अच्छा, मेरा यही सवाल था पहले भी, अगर खुदा ना खास्ता ये CCTV फुटेज ना होती, जो एक CCTV फुटेज आपने दी, तो फिर तो पता भी ना चलता कि आपके वालिद कहाँ गए, कौन लेकर गया और क्यों लेके गए। तो जो इल्जाम पुलिस ने लगाया था वही सच साबित होता। जहां तक मुझे पता है रफीक साहब जो है, रफीक, ये बूढ़े आदमी यार, बच्चियां हैं उनकी, छोटी छोटी बच्चियां हैं, ये बहू बेटियां, ये घरों की इज्जत होती हैं, इनको बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी पड़ रही हैं। कुछ तो शर्म होनी चाहिए ऐसे लोगों में जो ऐसा काम करते हैं। और मैं हैरान हूं कि पता नहीं कितनी को तहकीकात होती हैं जो पुलिस की, वो खत्म नहीं होती। कब से कहा हुआ है जी कि जनाब पुलिस तहकीकात हो रही हैं, ये पता नहीं तहकीकात कब खत्म होंगी इनकी। और महकमा जाती तहकीकात का क्या होता है हमें पता है, अच्छी तरह पता है हमें, वरना अगर तहकीकात होनी होती, साइना साहिवाल के मुजरिमान भी अब तक जो है वो सलाखों के पीछे कम से कम सजा पा चुके होते। बेटा मुझे ये बताएं, वजीर आला KPK से आप क्या अपील करेंगी, और वजीर आजम से भी, बल्कि इमरान खान से भी? मुझे इन सब से बस सिर्फ इंसाफ चाहिए सबसे, क्योंकि मेरे वाले साहब बेगुनाह है और बेगुनाह वहाँ जेल में सड़ रहा है। क्यों ऐसा होता है? जो जालिम है वो ढूंढता फिरता है सड़कों पे, और जो बेगुनाह है वो जेल में है। मुझे इन सब से इंसाफ चाहिए बस। हमारी मेरी भी अपील यही है जी, वज़ीर आज़म साहब मेरे छोटे छोटे बहनें हैं, वो जिस रात से वो डर। जी आप बोले बेटा, बोले, आप खुल के बोले। जी मेरे छोटे छोटे बहनें हैं, उस रात से डर गए हैं सब। सारी रात ये लड़कियां रोती है, स्कूल नहीं जाती, मदरसा नहीं जाती, कहीं भी ये लोग नहीं जाते, क्योंकि कहते कि हमें डर लगता है फिर वो लोग आएंगे। बेटा बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का यहाँ पर खत्म हो जाता है नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह के बाद।